दिल्ली के एक आलीशान बंगले में अजय और उसकी पत्नी रागिनी रहते थे। एक रोज रागिनी सुबह सुबह आदित्य के लिए नाश्ता बनाकर लाई। हम अब इतने अमीर हो चुके हैं तो मुझे खाना क्यों बनाना पड़ता है? तुम एक नौकरानी नहीं रख सकते क्या? अरे यार, तुम्हें सिर्फ हम दो लोगों का ही खाना बनाना पड़ता है, उसमें भी तुम्हें नौकरानी चाहिए? मुझे खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक रॉयल लाइफ जीने में क्या ही हर्ज है? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी माँ। कल मैं दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे फेमस शेफ को अपने घर अपॉइंट कर लेता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? ये हुई ना राजाओं वाली बात। तभी अचानक डोरबेल बजी। सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पर कौन मूड खराब करने आ गया? ऐसा करना, मेरे लिए एक मैनेजर भी रख लेना, वो दरवाजा खोलने के काम आएगा। ठीक है, रख लूंगा मेरी माँ, लेकिन फिलहाल मैं ही तुम्हारे मैनेजर बन जाता हूँ। मैं ही दरवाजा खोल कर देखता हूँ कौन आया है। आदित्य ने अपना नाश्ता बीच में ही छोड़कर दरवाजा खोला तो बाहर डाकिया आया हुआ था। मिस्टर आदित्य खन्ना, आप ही हैं? किससे बात करना चाहते हैं चाचा? जब आप मेरे एड्रेस पर आए हैं तो मैं ही तो आदित्य हूँगा ना। अच्छा अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। खैर, ये लीजिए, आपकी चिट्ठी आई है। मोबाइल के ज़माने में भला चिट्ठी कौन भेजता है? ठीक है, थैंक यू चाचा। ये लो, बच्चों के लिए मिठाई लेते जाना। आज के ज़माने में भी आप जैसे दिल वाले यहाँ रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में? यकीन नहीं होता। थैंक यू मिस्टर आदित्य। इतना बोलकर डाकिया वहां से चला गया। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और लिफाफा खोलते खोलते फिर से नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया। किसका लव लेटर आया है आदित्य? अरे यार, पहले खोलकर देखने तो दो। आदित्य ने जब लेटर पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ आदित्य? तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि कोई बुरी खबर है। कहीं बिजनेस में कोई घाटा तो नहीं हो गया? यार, तुम्हें हमेशा मेरे बिजनेस की क्यों पड़ी रहती है? मौसा जी खत्म हो गए। तुम तो जानती हो, मेरी माँ अपने दोनों बहनों के साथ रहती है गांव में। एक मौसा ही बचे थे, वो भी चल बसे। गांव वालों ने चिट्ठी भेजी है, हमें अभी निकलना होगा। वो तुम्हारे मौसा थे, पिता नहीं। वहां जाएंगे तो 100 तरीके की बातें होंगी। गांव वाले ताने मारेंगे कि अपने माँ बाप को छोड़कर शहर क्यों चले गए। लोगों के ताने सुनने को तैयार हो तुम? रागिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उनका हमारे अलावा कोई नहीं है, अब उन्हें मुखबिरी कौन देगा? जब गांव वाले चिट्ठी लिख सकते हैं तो वो तुम्हारे मौसा का अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं। और वैसे एक बात बताओ, आज तक मैंने जितनी भी तुम्हें सलाह दी है उससे कभी तुम्हारा नुकसान हुआ? अगर मैं जबरदस्ती करके तुम्हें दिल्ली ना लाती तो तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाते? जिंदगी में कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हम गांव चलेंगे तो तुम्हारी माँ रोने लगेंगी, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा और फिर से तुम गांव में ही बस जाओगे। फिर सारा का सारा बिजनेस धरा का धरा रह जाएगा। तो तुम सही कह रही हो रागिनी। अगर मैं तुम्हारे कहने पर अपने दिल को पत्थर ना बनाता तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता। लेकिन माँ को बुरा लगेगा ना? पहले मौसा जी का अंतिम संस्कार हो जाने दो, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। आदित्य अपनी बीवी की बातों में आ गया। वो चुपचाप ऑफिस चला गया। वहीं दूसरी तरफ गांव में आदित्य की बूढ़ी माँ गंगा और उसकी दो बूढ़ी बहनें जमुना और सरस्वती रो रही थी। सरस्वती के पति का मृत शरीर घर के बाहर रखा था। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। धीरे धीरे शाम हो गई पर आदित्य और रागिनी नहीं आए। बहन गंगा, जमुना और सरस्वती, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका बेटा बिल्कुल पत्थर दिल का हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। और माँ, तुम फिक्र मत करो, मौसा जी का अंतिम संस्कार मैं करूँगा। आखिर वो मेरे पिता जैसे ही हैं। आप लोग ही तो हमारे सुख और दुख के साथी हो। अगर आप लोग ना होते तो हम तीनों ये दुनिया छोड़कर अब तक जा चुके होते। हमारे बेटे और बहू से अच्छे तो ये गांव वाले हैं जो मुसीबत में हमारा साथ देते हैं। चलो बेटा, अंतिम संस्कार कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। सूरज ढलने वाला था, इसलिए जल्दी जल्दी गांव वाले उनके मृत शरीर को गंगा घाट ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। अब उस बड़े से घर में सिर्फ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों बहनें ही बची थी।
घर में मातम छाया था। मैंने अपने गहने बेच के दूसरे के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बन सके। यहाँ तक कि तुम दोनों ने भी अपने अपने गहने बेच दिए थे। ये सिला दिया हमारे बेटे ने। गंगा दीदी, अब शिकायतें करने से कोई फायदा नहीं। अब जितनी भी हमारी उम्र बची है, एक दूसरे के साथ हंस खेल के गुजार लेते हैं। इसी में हमारी भलाई है। सही कह रही हो बहन। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। हम तीनों की हालत देखकर ऊपर वाले को भी रोना आ गया, पर हमारे बेटे का दिल ना पसीजा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी बारिश हो रही थी। आदित्य रात को अपनी कार से बंगले के बाहर पहुंचा। बाहर ही तैयार होकर उसकी बीवी पहले से ही खड़ी थी। क्या बात है मेरी रानी, तुम तो इस बरसात में कहर ढा रही हो। चलो आज हम पहले मूवी देखेंगे, फिर बाहर ही रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। आदित्य अपनी बीवी को कार में बैठाकर मूवी दिखाने ले गया। दोनों ने पहली मूवी देखी, फिर बड़े मजे से रेस्टोरेंट में डिनर किया। एक तरफ दोनों ऐसे हंस बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वहीं दूसरी तरफ आदित्य की माँ गंगा अपनी दोनों बहनों के साथ रो रही थी और किसी तरह सरस्वती को दिलासा दे रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन आदित्य अपने ऑफिस में था, तब रागिनी को एक ख्याल आया। मुझे लगता है कि मैंने एक फैसला गलत ले लिया। मौसी या ससुर के अंतिम संस्कार में ना जाकर, उनकी इतनी बड़ी जायदाद है, अगर किसी दिन तीनों बुढ़िया टपक गई तो गांव वाले तो हथिया लेंगे सारी जायदाद। इससे पहले कि तीनों बुढ़िया ऊपर वाले को प्यारी हो जाए, मुझे आदित्य के साथ गांव जाना होगा और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेनी होगी। रात को जब आदित्य घर आया तब रागिनी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। रागिनी की आंखों में आंसू देखकर आदित्य घबरा गया। उसने उसे गले लगा लिया। अरे रागिनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैंने आज तक तुम्हें रोते हुए नहीं देखा, पर आज ऐसा क्या हो गया? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई फैसला गलत नहीं लिया, पर मुझे लगता है मौसा के अंतिम संस्कार में ना जाकर हमने बहुत बुरा किया। हमें गांव वालों से डरना नहीं चाहिए था, हमें वहां जाना चाहिए था। आखिर वो भी हमारा परिवार है। रागिनी, तुम्हारा भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कहती हो जाना चाहिए, कभी कहती हो नहीं जाना चाहिए। खैर, जो भी हुआ जाने दो, अब कर भी क्या सकते हैं। अब तो उनका अंतिम संस्कार हो ही गया होगा। चलो जल्दी से खाना लगाओ, अब मत रो। अरे यार, तुम मेरी बात तो सुनो। उनका अंतिम संस्कार हो गया तो क्या हुआ? ऐसा करते हैं, हम कल ही गांव चलते हैं। हमारी तीनों माएं गंगा, जमुना, सरस्वती हमें देखकर बहुत खुश होंगी। और वैसे भी तुम किसी की नौकरी थोड़ी ही करते हो। तुम्हारा बिजनेस तो अब काफी ग्रो कर चुका है, मैनेजर संभाल लेगा। रागिनी, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। सही कह रही हो। माँ और मौसी जी हमें देखकर बहुत खुश होंगे और हमें माफ भी कर देंगे। अरे सासू माँ से बोल देंगे कि हमें आज ही चिट्ठी मिली, सारा इल्जाम डाकिए पर डाल देंगे, फिर वो कुछ नहीं कह पाएंगे। क्या बात है रागिनी, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल चाचा चौधरी की तरह चलता है। चलो जल्दी से बैग पैक कर लो, कल हम सुबह ही निकलेंगे अपनी कार से। बहुत दिनों से गांव को देखा नहीं है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो इस तरह आदित्य लगभग अपनी बीवी का गुलाम था। उसकी मानसिकता को रागिनी ने बहुत ही बुरी तरह जकड़ रखा था। उसे पता भी नहीं था कि वो रागिनी का गुलाम है, और यही सबसे बड़ी परेशानी वाली बात थी। अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर दोनों गांव के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में रागिनी को उल्टी होने लगी। क्या हुआ रागिनी, तुम तो हर सुबह नींबू पानी पीती हो, फिर उल्टी क्यों हो रही है? पता नहीं आदित्य, अचानक से उल्टी क्यों होने लगी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर डॉक्टर पंकज त्रिपाठी का क्लिनिक है, मैं दिखा देता हूँ। आदित्य रागिनी को डॉक्टर पंकज के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, यार आदित्य, तुम बिजनेसमैन क्या बन गए? तुमने तो आना ही बंद कर दिया, आए भी तो इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर। पंकज यार, मेरी बीवी बीमार है, इसमें कौन सी खुशखबरी?
आदित्य, बिजनेस के चक्कर में लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल गोबर हो गया है। भाभी जी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, भाभी जी माँ बनने वाली है। भाभी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हाँ, याद रखना, बच्चे की डिलीवरी मेरे अस्पताल में ही होगी और मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा। रागिनी, तुम माँ बनने वाली हो। ऐसा करते हैं, गांव जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। कुछ दिन बाद चलेंगे। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। ये सुनकर रागिनी घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे यार, मुझे भी इसी वक्त माँ बनना था। अगर अभी गांव नहीं गए तो गांव वाले सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। पता नहीं कब तीनों बुढ़िया को भगवान अपने पास बुला ले। अरे, क्या सोच रही हो रागिनी? चलो घर चलते हैं और पार्टी करते हैं। आज रात पंकज भी हमारे साथ चलेगा। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, पार्टी हम लोग वापस आकर कर लेंगे। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर जब मेरी सासू माँ सुनेंगी तो उन्हें कितनी खुशी होगी। तुम नहीं चाहते ना कि मेरी सासू माँ मेरी तारीफ करे? हाँ, ये भी सही बात है। प्रेगनेंसी के दौरान तुम माँ के पास रहोगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। गांव का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। चलो चलते हैं गांव। पंकज, मैं तुमसे कुछ दिनों बाद मिलता हूँ, फिर पार्टी करेंगे। तो इस तरह आदित्य और रागिनी फाइनली अपने गांव पहुंच ही गए। आदित्य बड़े ही ध्यान से अपने गांव को देख रहा था। उसे उसका बचपन याद आ रहा था। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा तो देखा बाहर बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा थे। गंगा जमुना सरस्वती उदास बैठी थी। आदित्य और रागिनी जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, गांव वालों की नजर उन पर पड़ी। कौन हो भाई साहब? क्या लेने आए हो यहाँ? और ये औरत कौन है? अरे काका, पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ आदित्य, और ये आपकी बहू रागिनी। काका, इन दोनों लोगों से कह दो कि मैं किसी आदित्य और रागिनी को नहीं जानती और ना ही हमारा गांव इन्हें जानता है। आदित्य और रागिनी भागकर अपनी माँ के पास आए। दोनों ने गंगा जमुना सरस्वती के पैर छुए और कहा, समझ गया माँ, आप सब लोग हमसे बहुत नाराज हो। दरअसल हमें आज ही चिट्ठी मिली, लेकिन जब चिट्ठी में तारीख देखी तो 1 हफ्ते पहले की थी। उसमें हमारी क्या गलती है? अरे नहीं बेटा, तुम लोगों की आज तक कभी कोई गलती रही है क्या? चलो, चिट्ठी लेट में पहुंची होगी, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन इतने साल बीत गए, कभी तुम लोगों का दिल नहीं पिघला कि जाकर अपने बूढ़े माँ बाप से मिल ले, अपनी मौसी से मिल ले? 1-2 दिन का टाइम तो इंसान निकाल ही लेता है। आप लोगों की बातें बिल्कुल सही है। आप लोग बड़े हैं, हमें जो भी कहेंगे हमें मंजूर है। हम तो आपको ये खुशखबरी देने आए थे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर गंगा जमुना सरस्वती की आंखों में एक नई चमक आ गई। बहू, सही कह रही हो। इसका मतलब मेरा पोता आने वाला है। मैं अपने पोते के साथ खेलूंगी। जमुना, सरस्वती, हमारा पोता आने वाला है। हाँ दीदी, हमारे घर भी अब किलकारी गूंजेगी। बच्चों, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम तीनों तुम्हें माफ करते हैं। तुम लोगों ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो तुम सबकी सारी गलतियां माफ। क्या बात है माँ? देखो रागिनी, माँ का दिल कितना बड़ा है। काका, जल्दी से हलवाई को पकड़ कर लाओ। अब अगले 1 हफ्ते तक किसी के घर खाना नहीं बनेगा। हर रोज पार्टी होगी इस गांव में। आसपास के जितने भिखारी हैं सबको इनवाइट कर दो। ठीक है बेटा, हम अभी हलवाई को बुला कर लाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती, तुम तीनों की जिंदगी में खुशियां लौट आई है। अब रोना धोना बंद करो। हाँ काकी, पुरानी बातें भूल जाओ अब। तो इस तरह गांव वाले जश्न की तैयारी करने में लग गए। इधर आदित्य और रागिनी घर के अंदर आ गए। गंगा जमुना सरस्वती ने अपने हाथों से शरबत बनाकर आदित्य और रागिनी को पिलाया। रागिनी ने चुपके से शरबत फेंक दिया। बहू, ये शरबत मैंने गन्ने के रस का निकाल कर बनाया है। गांव में बिल्कुल शुद्ध चीजें मिलती है। आने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे सासू माँ, मुझे बहुत पसंद आया। देखो, मैंने पूरा ग्लास खाली कर दिया। अच्छा, इतना पसंद आया तो ये लो, एक ग्लास और पियो। अरे नहीं माँ जी, पेट बहुत भरा भरा लग रहा है, रात में पी लूंगी।
रात में आदित्य ने पूरे गांव को भोजन करवाया। पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। गंगा जमुना सरस्वती को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खुशियां सिर्फ पल भर की है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आदित्य हर रोज गांव वालों को खाना खिलाता जा रहा था। फिर एक रोज रागिनी ने आदित्य से चुपके से कहा, आदित्य चलो ना, अपने खेतों के पास चलते हैं। मैंने बहुत दिनों से खेत नहीं देखे। हाँ बेटा, जा बहू को अपने खेत दिखा कर ले आ। आखिर उसे भी तो पता चले कि गांव में हमारे पूर्वजों की खेती कितनी है। आदित्य रागिनी को लेकर खेतों के पास पहुंच गया। आदित्य को खेतों में अपना बचपन दिखाई दे रहा था, जब बचपन में वो अपने माँ बाप के साथ खेतों में धान लगाया करता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था। ये सब उसे साफ साफ दिख रहा था। तभी रागिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो सपनों से बाहर आ गया। सुनो, खेत तो मैंने बहुत देखे हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम जब से आए हो गांव वालों पर खर्चा किए जा रहे हो, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? बात यह है कि अब हमारे खानदान में सासू माँ और हमारी मौसी सास के अलावा कोई नहीं बचा। हमारे पूर्वजों की जमीन, हमारा पुराना घर, सब उन तीनों के ही नाम पर है। हम लोग तो कुछ दिनों बाद फिर से दिल्ली चले जाएंगे। तीनों की उम्र भी हो रही है, ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। अगर हम लोग वक्त पर यहाँ ना पहुँचे तो गांव वाले सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। रागिनी, कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं गांव वाले कितने प्यार से हमारे साथ रहते हैं। गांव वाले इतने चालाक नहीं होते। मैंने उनके साथ बचपन गुजारा है। आदित्य, तुम एक बिजनेसमैन हो और एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। इमोशंस में मत बहो। ये सारी जायदाद एक बार तुम अपने नाम करवा लो, क्या दिक्कत है? जरा सोचो कि गांव वाले हमारी सासू माँ की इतनी सेवा क्यों करते हैं। ससुर जी का अंतिम संस्कार इन्होंने क्यों किया था? इसके पीछे जरूर कोई लालच ही तो होगा। जरा बिजनेस माइंड से सोचो, समझ आ जाएगा। वैसे रागिनी, बात तो तुम सही कह रही हो। अब किसके मन में लालच आ जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पैसों की जरूरत तो सभी को है और गांव वाले बेचारे भी गरीब हैं। गरीबों में लालच बहुत होता है। मैं आज रात ही माँ से बात करता हूँ। रात में गंगा जमुना सरस्वती तीनों ने मिलकर अपने बेटे बहू के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आज कितने सालों बाद एक साथ बैठकर हम लोग इस घर में खाना खा रहे हैं। अब तो ऊपर वाला भी बुला ले तो कोई गम नहीं। माँ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी खेत है, ये घर, ज़मीन जायदाद सब आप मेरे नाम पर कर दीजिए। फिर मैं ज़मीन पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालूंगा। आदित्य के मुंह से ये बात सुनकर गंगा जमुना सरस्वती के दिल को बहुत तेज ठेस पहुंची। तो अब समझ में आया कि तुम लोग इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गए। उस डाकिये ने बिल्कुल सही समय पर चिट्ठी पहुंचाई होगी। तुम लोगों ने सोचा होगा कि कहीं हम तीनों अचानक भगवान को प्यारे ना हो जाए, इसलिए सारी जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। सही कहा ना? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम तीनों ये सारी जायदाद अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे क्या? अपने बेटे के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर तीनों को हार्ट अटैक आ गया। अरे आदित्य, इन तीनों की तो सांसें बंद हो गई। अब क्या होगा? सोचो कुछ। अरे सोचना क्या है रागिनी, माँ बाप के गुजर जाने के बाद सारी जायदाद ऑटोमेटिक बेटे के नाम पर हो जाती है। चलो गांव वालों को इकट्ठा करो, और हाँ, थोड़ा जोर जोर से रोना, वरना ये गांव वाले हमें ताने मार मार कर पागल कर देंगे। आदित्य ने रो रो कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। गंगा जमुना सरस्वती की मिट्टी उनके घर के बाहर रखी थी। गांव वालों को जैसे सदमा सा लग गया था। चलो, कम से कम आखिरी समय में इन तीनों को तुम दोनों ने खुशियां तो दे ही दी थी। इन तीनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी अब। बहू, अब रोने से कोई फायदा नहीं। होने को कौन टाल सकता है?
रात भर पूरा गांव रोता रहा। सुबह आदित्य ने तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर गांव के एक वकील साहब के पास पहुंच गया। अरे वकील साहब, कुछ साइन वाइन करने हो तो बता दो। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। इस गांव में अब कुछ नहीं बचा। कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो बेटा? इस गांव में तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हारी तीनों माओं ने दुनिया छोड़ने से ठीक एक दिन पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय को दान कर दी थी। ये सुनकर आदित्य और रागिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल जब आदित्य और रागिनी अपने खेतों के पास खड़े होकर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, तब गंगा जमुना सरस्वती भी पीछे पीछे आ गई थी और उन्होंने उनकी सारी बात सुन ली थी। उसी वक्त वो वकील के पास गई और अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दान दे दी। बहुत तारीफें करते थे ना तुम अपनी माँ की और अपनी मौसियों की। कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए उन्होंने। फालतू में मैंने उस बुढ़िया की तारीफ कर दी थी उस दिन। चलो दिल्ली चलते हैं, अब दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ। आदित्य और रागिनी वापस दिल्ली लौट आए। 9 महीने बाद रागिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। आदित्य ने सबको पार्टी दी। स्कूल के बाद उसने अपने बेटे विक्रम को लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर एक दिन फाइनली मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं इंडिया जाऊंगा, अपने माँ बाप को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दूंगा और फिर मैं लंदन ही शिफ्ट हो जाऊंगा। फिलहाल सो जाता हूँ। विक्रम अगले दिन फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली आ गया। अब आदित्य और रागिनी बूढ़े हो चुके थे। दोनों अपने बेटे विक्रम को देखकर बहुत खुश हुए। विक्रम बेटा, होली दिवाली को तो कॉलेज की छुट्टी होती होगी, लेकिन तू तो सीधा 3 साल बाद वापस आया। मॉम डैड, दिल्ली यहाँ चांदनी चौक के पास नहीं है और वैसे भी मुझे दिल्ली के प्रदूषण में रहना सूट नहीं करता। अरे हाँ, एक बात तो बताना आपको भूल ही गया। मैं बहुत जल्द लंदन में एक स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ। उसमें मेरी गर्लफ्रेंड के पापा फंड करने वाले हैं। उससे शादी करके मुझे वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। अरे बेटा, अपना इंडिया किसी से कम है क्या? तू यहाँ पर कोई भी स्टार्टअप शुरू कर दे, तेरे बिजनेस की वजह से कम लोगों को नौकरी तो मिलेगी। डैडी, इंडिया के सिर्फ कस्टमर अच्छे हैं, यहाँ के लोगों का माइंडसेट ठीक नहीं है। यहाँ के लोग अपनी सरकार तो ठीक से चुन नहीं पाते। ऐसे लोगों को अगर मैं अपनी कंपनी में रख लूँगा तो मेरी कंपनी ही डूब जाएगी। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुझे जो करना है कर। कम से कम गर्व से कह तो सकेंगे कि मेरा बेटा लंदन का बिलीनियर है। मेरा बिजनेस भी तो तुझे ही संभालना है। पापा, मैंने लंदन में सीखा है कि कभी भी अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं खुद अपना बिजनेस खड़ा करूंगा और अपने दम पर अपना नाम बनाऊंगा, और तभी आपको गर्व होना चाहिए। अगर मैं आपका बना बनाया बिजनेस करूंगा तो उसमें मेरा क्या योगदान? आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। तेरी लंदन जाकर तो पूरी मेंटेलिटी ही बदल गई है। काश ऐसी मेंटेलिटी इंडिया के हर यूथ की हो जाए तो कमाल हो जाए। विक्रम दिल्ली में भी लैपटॉप पर अपने प्रोजेक्ट पर ही काम किया करता था। एक रोज उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया। हेलो विक्रम, व्हेन आर यू कमिंग टू लंदन? जानी, मैंने तुम्हें हिंदी सिखाई है ना, तो हिंदी में ही बात किया करो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं बोल रही हूँ, तुम लंदन कब आ रहे हो? हमें अपना स्टार्टअप जल्दी शुरू करना होगा, वरना पापा फंड नहीं करेंगे तो तुम तो अपने पापा से इन्वेस्ट कराओगे नहीं। तुम्हारा ईगो बीच में आ जाएगा। ठीक है, मैं कल सुबह की फ्लाइट से आता हूँ। अगली सुबह। बेटा, 3 साल बाद तू आया है और 1 हफ्ते भी नहीं रुका। इतनी जल्दी जा रहा है तू। माँ, आप मुझे अपनी बचपन की कहानियाँ सुनाया करती थी ना। आप भी तो अपनी सास ससुर को छोड़कर दिल्ली आ गए थे। जिंदगी में कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और ये मैंने आप लोगों से ही सीखा है। इतना बोलकर आदित्य लंदन निकल गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया और कुछ ही दिनों में उनका बिजनेस चल पड़ा। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन विक्रम इंडिया वापस नहीं आया। हर बार वो अपने माँ बाप से कोई ना कोई बहाना बना देता था। उसने जेनी से शादी कर ली और शादी में भी अपने माँ बाप को नहीं बुलाया। उसने सिर्फ शादी की फोटोज अपने माँ बाप को भेज दी। रागिनी, ये सब देखकर मुझे समझ आ गया कि जो हमने अपने माँ बाप के साथ किया, वही अब हमारा बेटा हमारे साथ कर रहा है। कुछ ही दिनों बाद आदित्य को एहसास होने लगा
कि वो रागिनी के हाथ की कठपुतली बना रहा पूरी जिंदगी। इसी गिल्ट की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया छोड़कर चला गया। रागिनी ने विक्रम को फोन किया, लेकिन विक्रम अपने बाप को मुखाग्नि देने तक नहीं आया। रागिनी ने खुद ही आदित्य का अंतिम संस्कार किया। जो गलतियां मैंने अपनी जवानी में की, उन सब का फल मुझे मिल रहा है। मैंने पूरी जिंदगी लालच किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना भगवान। इसलिए दोस्तों, वक्त करवट जरूर लेता है। हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल हमें मिलता है। इसलिए अपने लालच के चक्कर में ना ही कभी अपने माँ बाप का, ना ही किसी भी इंसान का दिल दुखाना चाहिए। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।